हजार बर्फ गिरे लाख आधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके लिए एक सीरीज है, जिस सीरीज का नाम है अमोघ अस्त्र सीरीज, और इस सीरीज को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। आज जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 3 है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको जब इसको नहीं करवाता हूं तो मॉक टेस्ट करवाता हूं। दोनों बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जिस सीरीज को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, यूपीएसआई में जो आया हुआ है 12/11/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न है इस सीरीज के माध्यम से आपको पता चलता है कि प्रश्न किस तरीके से यूपीएसआई में आएंगे और आने की संभावना किस तरीके से है, कैसे पेपर की डिजाइन की जाती है, कैसे पेपर बनता है। इन सब के साथ साथ इस प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आपको बेहद फायदा भी होता है और ये बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हर साथी के पास वीडियो को एक बार दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास, हिंदी की क्लास, दिशांत सर की क्लास आ चुकी है, और अपने हर साथी को जगा दीजिए और एक बार उसको उठा दीजिए, बता दीजिए कि रात में 8 बज चुके हैं और क्लास आ चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एक बार दमदारी के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है। यहां पे आपको बताना है भैया कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है। तो मारवाड़ी भी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, मालवी भी आती है, मेवाती भी आती है, कौन सी नहीं आती है? बुंदेली नहीं आती है। तो डी इज द आपका राइट आंसर। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? एक बात कही गई है मेरे दोस्त, यहां पे बताया है आपको कि बताना है कि अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, क्या नाम है उसका। रंगभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है, सेवा सदन भी उन्हीं का उपन्यास है, गबन और गोदान भी उन्हीं का उपन्यास है, और मंगलसूत्र इनका उपन्यास है। लेकिन ये उपन्यास क्या था? अपूर्ण था, जिसको पूर्ण किया है अमृत राय ने किया है। किसने किया है? अमृत राय ने 1948 ईस्वी में इसको पूर्ण किया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही है। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण उपन्यास था, जिसको जो पूर्ण करने का काम किया है वो अमृत राय ने 1948 ईस्वी में किया है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, सर्वनाम का भेद। प्रश्न संख्या 3 में आपको बताना है मेरे दोस्त कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आप जानते हो कि प्रश्नवाचक भी सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक भी है और निजवाचक भी है। कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहां पे आपको क्या बताना है? नहीं बताना है। आओ यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले नंबर पे जो होता है वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरे नंबर पे आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरे नंबर पे आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे नंबर पे आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवें नंबर पे आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। और छठवें नंबर पे आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको यहां पे इसी चीज को बताना है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं मेरे भैया कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सर्वनाम का भेद नहीं है। ये किसका भेद है? विशेषण का भेद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एक में लिखा गया ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, माधव स्प्रे, सदा सुखलाल। तो जो रानी केतकी की कहानी है वो ईसा अल्लाह खां की है, और लल्लू लाल की कहानी जो है वो क्या है? प्रेम सागर। किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। और सदा सुखलाल ने क्या लिखा है? सुख सागर लिखा है। तो पहला आपका ऑप्शन सही है, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको यहां पे बताइए, योजक चिन्ह इसको कहते हैं, आप जानते ही हो, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। और कोष्टक के अंतर्गत आपका ये भी आता है, और ये भी आता है, और ये भी आता है। यही डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसे अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अर्ध विराम कहा जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7 में आपको जवाब देना है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया। यहां पे आपको बताना है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया। बाल बोधि का संपादन किया ही है और कविवचन सुधा का भी संपादन किया है, हरिश्चंद्र मैगनीज का भी संपादन किया है। तो डी इज द राइट आंसर। भारतेंदु पत्रिका जो थी उसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहीं किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? जवाब दीजिए भैया। एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, अपने और भी साथी को बता दीजिए कि रोजाना 8 बजे वाली क्लास आ चुकी है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई का वही पेपर आपसे कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है और पुस्तक अपने आप में क्या है भैया? संज्ञा है। और लड़का भी क्या है? संज्ञा है। और पौधा भी क्या है? संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा है। ठीक, चलिएगा प्रश्न संख्या 9 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं और द्विगु समास भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, तो होगा क्या? द्वंद्व समास है। घास फूस में अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है तो क्या बताओगे आप? द्वंद्व समास है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहां पे आपको बताना है लल्ला कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जवाब दीजिए, आप बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर को बताइए कौन सी संज्ञा है। देखो जब समूह की बात की जाएगी तब वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगी। ऐसी तो इसमें कोई बात की नहीं गई है, समूह तो है नहीं, तो समूहवाचक संज्ञा आपका होगा नहीं। और भाववाचक संज्ञा मेरे दोस्त आपको बताया गया है कि जब अमूर्त होती है। क्या होती है? अमूर्त होती है, जो आपको दिखाई न दे, जिसका नाम सुनते ही आपके मानस पटल पे कोई चित्र ना बने, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, खटास, ईमानदारी, बेईमानी, शौर्य, तमाम सारी ऐसी चीजें जो आपको दिखाई नहीं देती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जो अमूर्त होती हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के निश्चित नाम का बोध कराती है। और जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो उसके संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो शिक्षक से उसके पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आप जानते हो कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो राम किताब पढ़ता है, किताब को कौन पढ़ रहा है? राम। राम क्या है? करता है। और राम क्या है भैया? करता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और किताब क्या है? किताब क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्तृवाच्य। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी, समालोचक। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक पत्र था। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? मेरे दोस्त खर का पर्यायवाची क्या है? गधा है। और गधा का पर्यायवाची खर भी होता है और गर्दभ भी होता है। गधा अपने आप में तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होता है? गर्दभ होता है। रावण का आप जानते ही हो कि दशानन, दशकंध रावण की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही प्रश्न है जो यूपीएसआई में आए हुए हैं। और अपने आप को खुद को चेक करिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कर सकते हो, अपने आप को परखिए। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। 40 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, अपने आप को देखिएगा और कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा आप इस 40 में कितना अपने मन से सही कर पा रहे हैं। क्या आप यूपीएसआई की परीक्षा में बैठने के काबिल है कि नहीं है? अगर है तब भी बताइएगा, नहीं है तब भी बताइएगा। कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्त। आइएगा, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अथ का विलोम है?
तो मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूं तो अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। ठीक है, और अंत का विलोम क्या होगा, शुरुआत कह दो आप। ठीक, और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। 15 देखिएगा, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। बहुत बेहतरीन शानदार सा प्रश्न है, पूछा जा रहा आपसे, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो मेरे दोस्त सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। तुलसीदास रामाश्रयिक शाखा के कवि हैं, और बिहारी जी जो है वो श्रृंगार रस की बातें करते हैं। किस रस की बातें करते हैं, श्रृंगार रस की बातें करते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्नलिखित में किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। आपको यहां पे जवाब देना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ऑप्शन पे लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन में, जो कर्मवाच्य नहीं है। आपको पता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उससे खाना नहीं खाया गया, पहला सेंटेंस है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दूसरा सेंटेंस है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, तीसरा सेंटेंस है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। देखो हंसना क्या है यहाँ पे भैया, हंसना आपका क्या है मेरे दोस्त, क्रिया है, और ये हंसने के बारे में बता रहा है। कैसे हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है। तो यही डी इज द राइट आंसर। इसमें निम्न में से, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए आपको एक उपयुक्त शब्द लिखना है। पहले नंबर पे क्या लिखा गया है दोस्त, पूर्वाह्न लिखा गया है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, मध्याह्न लिखा गया है। तीसरे नंबर पे क्या लिखा गया, अपराह्न लिखा गया है। चौथे नंबर पे क्या लिखा गया है, विहान लिखा गया है। क्या आप जवाब देना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फटाक से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो देखो, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न, और दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्वाह्न। कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, कबीर की उलट वासियों, कबीर की उलट वासियों में कौन सा प्रमुख है, कौन सा रस प्रमुख है, कौन सा रस रहता है। तो इसमें आपको बताना है मेरे दोस्त, तो विभत्स रस होगा नहीं, अद्भुत, अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा, अद्भुत रस, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबर और भीजे पानी, ये क्या है, अद्भुत रस है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। कौन रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। और शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, जिसे वैराग्य कहते हैं। तो हमें लगता है कि आप समझ गए कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, बताइए। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो आपको बताना क्या है, जलज। जलज की बात मैं तुमको बता दूं मेरे दोस्त, तो जल धन जा, जा मतलब अगर कहीं पर किसी भी शब्द में आपको अंत में जा मिल जाए, क्या मिल जाए, जा मिल जाए, तो इस जा का सदैव अर्थ होता है क्या, जन्म लेने वाला। इस जा का सदैव अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला ना, किसकी पर्यायवाची है, कमल की पर्यायवाची है। अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको दा मिल जाए मेरे दोस्त, क्या मिल जाए, दा मिल जाए। दा का मतलब क्या होता है, देने वाला। दा का मतलब देने वाला, क्या देने वाला, जल देने वाला। कौन, अर्थात बादल। जल किसकी पर्यायवाची है, बादल की पर्यायवाची है। तो भैया आपको कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो जलज के हैं। और पयोधर और जलद दोनों के दोनों किसके पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। और दो तुम बादल के पर्यायवाची मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताओगे, तुरंत बताओ। बादल के 2 पर्यायवाची तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे और एक्स्ट्रा में बता दो। चलो बता दो, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे ना, बता दो, कमेंट कर दो फटाक से। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा लिखा गया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। तो मेरे दोस्त तुम भी जानते हो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पहला, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा तीसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। व्यायाम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित
शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। देखो सर्वनाम के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने क्वेश्चन हुए? 2 क्वेश्चन हुए। आओ, वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मेरे दोस्त आपको मैंने बताया है कि या, वा, ये, वे और वो, ये 5 सब 3 जगह पे आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष पे आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, और कहां पे आते हैं? सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ भैया, या और वाह और ये और वे, ये तो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में जब आपकी बात की जाएगी, स्वयं की कोई चीजें रहेंगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? सही कह रहे हैं? गलत? सही बात है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप जानते हो कि 6 ककार आते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या और कौन आता है। कुछ दिख रहा है क्या इसमें से? नहीं दिख रहा, इसको भी काट दो। संबंधवाचक सर्वनाम में आप जान रहे हो कि जो सो आता है, और संबंध कारक की विभक्ति काके की, रारेरी, नाने नहीं आती है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है? नहीं होगा। होगा क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करने से पहले कहो तो मैं तुमको बता दूं कि सर्वनाम के प्रकार तो मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिया है। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही तो 11 सर्वनाम हुई। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मेरे दोस्त आप जान रहे हो कि राम शब्द आ गया है। कौन सा शब्द आ गया है? राम शब्द आ गया है। तो तुलसीदास जी हमेशा यही रचनाएं करते थे, ठीक है, राम भगवान वाली। चलिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। तरल का विलोम शब्द है, तो सरल तो हो ही नहीं सकता है। जटिल, सरल का क्या हो सकता है? जटिल। और ठोस का क्या होगा? तरल। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। बस कुछ देर और में रहिए मेरे दोस्त, सिर्फ 40 प्रश्न है। 23 करा चुका हूं, 17 बाकी है। और देख लेना आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, खुद को परख लेना। इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं है, ठीक है। मन तो आपका कर रहा होगा कि वीडियो को स्किप कर दे यार, बाद में देख लेंगे, लेकिन मन के भरमावे में ना आए, ये मन राह दिखावे भ्रम में डाले। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ने का समय है। फिर मन तुम्हारा कहेगा ये कर ले वो कर लो, तो अभी दूर मत जाओ, अभी पढ़ लोगे तो फिर इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये 40 प्रश्न सॉल्व कर लोगे आप, जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। दक्षिणी हिंदी है? नहीं। तो क्या है? संस्कृत निष्ठ है? नहीं। ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है? नहीं। हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्पर्श भी नहीं होगा, लेख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। होगा क्या? गरिमा, जिसके अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है। कौन सा प्रत्यय लगा होता है मेरे दोस्त? ईमा प्रत्यय लगा होता है। वे शब्द प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जिसके अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है। गरिमा, लाघिमा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहां पे आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो मेरे दोस्त कार्य, कार्य का तद्भव क्या होगा? काम। और कार्य अपने आप में कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और काट तद्भव है, इसका क्या होगा? काष्ठ होगा। कसौटी भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कसट्टी का होगा, ठीक है। और फिर कहानी भी अपने आप में क्या शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा? कथानी का होगा, ठीक। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताओ, यहां पे जवाब दो आप, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक, विकल्प। तो मेरे दोस्त जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूट सकता है किसमें? विधन, कल। कल क्या हो जाएगा? मूल शब्द, और वी क्या है? उपसर्ग। वीक्षक को जब तोड़ोगे तो ये आपका दीर्घ संधि के नियम में टूट जाएगा, विधन इच्छक। तो वी यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। व्यापार को जब तोड़ोगे तो जड़ संधि के नियम में टूट जाएगा, यहां से भी उपसर्ग मिलेगा। और विरासत को तोड़ के देख लो, विधन रासत कर दो। रासत कोई शब्द बच रहा है क्या? नहीं, गलत है। तो कौन सा सही होगा? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला, विरासत में आपका उपसर्ग नहीं है, बाकी 3 शब्दों में आपके भी उपसर्ग लगे हुए। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा।
केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और सुपर हिट प्रश्न है। नींद के बादल होंगे नहीं, गुल मेहंदी होगी नहीं, फूल नहीं रंग बोलते हैं ये भी नहीं होगा, वो क्या है? अपूर्वा। अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? देख लो लल्ला, तीसरा प्रश्न आ गया सर्वनाम का। मैं बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। देख लो तीसरा प्रश्न आया है आपके सेट में। निम्न में कौन सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो रोग तो सर्वनाम है ये नहीं है, नींद तो सर्वनाम है नहीं आपका, सफाई तो सर्वनाम है नहीं, तो है कौन सा? बी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे पूछा जाता कि कौन सर्वनाम का कौन सा भेद है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्त? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और मैं बता दूं तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, आप, यावा, जोसो, कौन, क्या, कुछ, कोई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 30, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसको तो तुम भी जानते हो, बता दो कमेंट करके, अगर जानते हो तो कमेंट करिए। देख रहा हूं कौन 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 बता रहा है, बताओ फटाफट बताओ। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, ब्राचड़, अर्धमागधी, खस। बता दो फटाफट बता दो, कमेंट करो। शी इज द राइट आंसर। कहां से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि जब एक क्रिया शुरुआत में ही शुरू होके खत्म हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऐसा कुछ तो है नहीं, दो क्रिया ही नहीं है। कितनी क्रिया है? केवल एक क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, तो इसी सकर्मक और अकर्मक में होगा। देखिए क्या लिखा गया है, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है मेरे दोस्त? राम। तो राम क्या है लल्ला? करता है। और खाना क्या है? क्रिया है। सेब क्या है? कर्म है। तो बताओ कौन सा है? सकर्मक है कि अकर्मक? सकर्मक। कर्म आया है ना, अगर कर्म ना होता तो क्या हो जाता? अकर्मक। कर्म के आधार पर कितने वेद होते हैं? दो वेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी दो वेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक, चलो कौन सा जवाब सही है? दूसरा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 पे चलिएगा, सारंग ले सारंग चली सारंग की ओर, सारंग झीनो पाई के सारंग कही चोट में कौन सा अलंकार है? तो सारंग सारंग शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? जुड़वा होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़वा होता है। ठीक, उत्प्रेक्षा होगा नहीं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप दे देना। क्या होता है? रूप दे देना। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप जानते हैं कि मन मानो जन जानो, ये सब चीजें पाई जाती हैं। रूपक में रूप दे दिया जाता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन प्रसंगानुसार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो यमक अलंकार है। कहो तो यमक अलंकार की एक दो एग्जाम्पल आपको मैं और बता दूं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है। 2 बार बेर शब्द आया है और दोनों बार बेर का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक बार बेर का मतलब टाइम, समय, जून से लिया गया है, और एक बार बेर का मतलब बेर नामक फल से है। नजर को नजर से नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग जाएगी तो नजर ही नजर को नजर नहीं आएगी। नजर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों बार नजर शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग। तो ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 33 पे देखिएगा, लिखा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम आपको बताना है। नम्र होगा, कोमल होगा, कठोर होगा, पुरुष होगा। तो उदार का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब है। और यहाँ पे पुरुष लिखा गया है तो पुरुष का विलोम क्या होगा? स्त्री होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 34 में लिखा गया है 34 से 36 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनिए।
प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुशल से, ना धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य में जीवन के व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। चलो पहला जवाब देखते हैं। प्रेम की भाषा क्या है? अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है, शब्द रहित है। देखो पहली ही लाइन में लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित है। देखो फटाक से आंसर आया कि नहीं आया? ऐसे पढ़ के आप खटाखट आंसर दे सकते हो। तो पहले का कौन सा जवाब सही है बताओ? डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अरण का शाब्दिक अर्थ आप भी जानते हो, अरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल, जंगल की पर्यायवाची है अरण ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। यत्न से आशय है, भाषण से, रत्न से, प्रयास से और परिश्रम से। तो जब आप अनुच्छेद को पढ़ोगे ना तो किससे आशय है? प्रयास से आशय है। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। जंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सुपरहिट प्रश्न है, 10 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और फिर मैं बता दे रहा हूं, फिर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। चेतन का विलोम क्या होता है? अचेतन। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। 38 में लिखा गया भैया, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। आय, विवाद, सार, रूप। कहते नहीं है ये रूप कितना अच्छा है, इसका कोई सार नहीं है, इस विवाद, ये विवाद कर रहे हैं। और आय पूछते हैं ना, आय अपने आप में स्त्रीलिंग है, पूछते हैं कि आपकी आय कितनी है, आय कितनी है। तो आय क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे आइएगा। देखिएगा इसमें लिखा गया है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ है, मांगने में शर्म न करता, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, शेखी मारना, भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? आपका बी इज द राइट आंसर। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश ना, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखिएगा मेरे दोस्त। लिखा गया है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। कौन सा छंद है? तो आपको बताना है कौन सा छंद है? बरवे। बी इज द राइट आंसर। तो मेरे दोस्त आज का सेट कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने हर छोटे बड़े भाई बहन, अनुज, अग्रज सभी को शेयर करिएगा और बताइएगा कि एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके मैं आ रहा हूं। मैं वही प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं जो यूपीएसआई 2021 में पूछे गए हैं। 58 सेट का हमने आपसे वादा किया है, 2021 के 58 सेट है। इसी तरीके से मैं बारी बारी आपको हर सेट करवाता रहूंगा। अभी आपको अमोघ अस्त्र सीरीज मैंने इस सेट का नाम दिया है, जो मेरी इस सेट की तीसरी सीरीज लॉन्च हुई है। तीसरा सेट हमारा आज लॉन्च हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो आज हमारा और आपका साथ यहीं तक। थैंक यू सो मच।